नमस्कार साथियों, सार्थक क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आज का सुविचार है, जहां कोशिशों की ऊंचाई बड़ी होती है वहां किस्मत को भी झुकना पड़ता है। इसलिए साथियों, लगातार कोशिश करते रहें, सफलता निश्चित तौर पर ही एक दिन आपके कदम चूमेगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। साथियों, आज डेट है 18 अगस्त 2026। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो 18 और 19 अगस्त के दौरान केवल सुर्खियों में ही नहीं बने रहने वाले, बल्कि आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। इसलिए मेरी आपको सलाह रहेगी कि वीडियो बीच में बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा, बल्कि लास्ट तक देखिएगा। तो ये खबर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खबर है कि भारत नई दिल्ली में आयोजित करेगा 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक। ये चर्चा में क्यों? क्योंकि भारत 18 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। यह बैठक पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट आपको पता होना चाहिए, यह बैठक कौन सी है? तो 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक है। कहाँ पर आयोजित हो रही? तो नई दिल्ली, भारत में आयोजित हो रही है। मेजबान देश कौन है? भारत है। और ब्रिक्स अध्यक्षता भारत के द्वारा ही की जा रही 2026 में। इसके अध्यक्ष भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, वो कर रहे हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के विषय की अगर बात कर ले तो यह है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक का उद्देश्य क्या है? तो साथियों, हमें ये पता होना चाहिए कि यह बैठक ब्रिक्स देशों को निम्नलिखित में से किसी एक मंच के लिए एक मंच प्रदान करेगी, जैसे कि प्रमुख पर्यावरण और जलवायु संबंधी चुनौतियों पर चर्चा करने हेतु, पर्यावरण संरक्षण पर सहयोग को मजबूत करने हेतु, विचारों, प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करने हेतु, सतत विकास और जलवायु कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर सहमत बनाने हेतु एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विकासशील देशों के बीच आधिकारिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु। तो ये वो मुख्य बिंदु है जिसके लिए एक मंच का काम करता है ये बैठक। यहाँ से जो प्रश्न आपके आगामी एग्जाम में बन सकता है, वैसे तो कई प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन सिंपल सा प्रश्न, 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी या कहाँ आयोजित की गई? तो इसका उत्तर होगा नई दिल्ली, भारत में। अध्यक्षता किसने की? भारत ने की। हम बात कर लेते हैं अब राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 के संदर्भ में। पेंशन और पेंशनधारक कल्याण विभाग ने 17 अगस्त 2026 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार समारोह का आयोजन किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग के 13 मंत्रियों, विभागों, संगठनों के 15 चयनित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इन्होंने राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किया। मुख्य बिंदु के रूप में एक खबर आपको पता होना चाहिए कि पुरस्कार का नाम है क्या है? तो राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 संस्करण जो था वो था 9वां राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार समारोह। प्रदान किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। मंत्रालय जो इससे संबंधित है तो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। कार्यान्वयन विभाग इसका है पेंशन और पेंशनधारक कल्याण विभाग। और पुरस्कार विजेता की अगर बात करें तो इसमें 15 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में कि राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 कौन प्रदान करेगा या किसने राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 को प्रदान किया? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। छोटे करदाताओं के लिए CBDT की फास्ट ईयर 2026 योजना लागू। क्या है पूरी खबर? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने विदेशी संपत्ति छोटे करदाता प्रकटीकरण योजना यानी फास्ट ईयर 2026 को अधिसूचित किया है। यह एकल बार की योजना 16 अगस्त 2026 को लागू हुई और पात्र करदाताओं को कुछ पूर्व में अप्रकटित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय को स्वैच्छिक रूप से प्रकट करने की अनुमति देगी। घोषणा दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 है। इस तिथि के बाद कोई घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी। साथियों, हमें यहाँ पता होना चाहिए कि फास्ट ईयर 2026 क्या है। तो फास्ट डीएस का अर्थ है विदेशी संपत्ति छोटे करदाता प्रकटीकरण योजना। यह वित्त अधिनियम 2026 के अध्याय 4 के तहत पेश की गई एक एकल बार स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना है। यह विशेष रूप से उन छोटे करदाताओं के लिए डिजाइन की गई है जिन्होंने अनजाने में अपनी आयकर रिटर्न में कुछ विदेशी संपत्तियों या आय का प्रकटीकरण नहीं किया हो। इसका कौन लाभ उठा सकता है? तो साथियों, यह योजना निम्नलिखित जैसे करदाताओं के लिए उपयोगी हो सकती है, जैसे कि छात्र या युवा पेशेवर जिनके पास विदेशी बैंक खाते या निवेश हैं, कर्मचारी जो विदेशी ESOPS, RSUS या किसी तरह के प्रतिभूतियाँ प्राप्त कर रहे हैं, वे लोग जो विदेश में काम कर चुके हैं और भारत वापस लौट आए हैं, या विदेशी संपत्ति या बचत वाले पूर्व NRI। यहाँ से जो प्रश्न है कि फास्ट ईयर 2026 कब लागू हुआ, तो इसका उत्तर होगा 16 अगस्त 2026 को। मैग्नस कार्लसन ने दूसरी बार लगातार जीता E-स्पोर्ट वर्ल्ड कप चेस खिताब।
जी हाँ, विश्व के नंबर 1 चेस खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने दूसरी बार लगातार ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप चेस खिताब अपने नाम कर लिया है। टीम लिक्विड का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्लसन ने फ्रांस के पेरिस में फाइनल में बेलारूस के ग्रैंड मास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। अन्य पदक की अगर बात करें तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के हिकारू नाकामुरा ने तीसरा स्थान हासिल किया। तीसरे स्थान के मुकाबले में अलीरेजा फिरोजजा को उन्होंने हराया। नाकामुरा ने लगभग $145,000 का पुरस्कार सुरक्षित किया, जबकि कार्लसन ने $2.5 लाख अर्जित किए, जबकि रनअप अप लाजाविक को करीब $1,90,000 मिले। यहाँ पर हमें ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप चेस इवेंट के संदर्भ में जानकारी होनी चाहिए कि चेस प्रतियोगिता बड़े ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा थी, जो पेरिस में आयोजित किया गया। 2025 के संस्करण में पेश किए जाने के बाद चेस की यह ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप में दूसरी उपस्थिति थी। चेस प्रतियोगिता में 10 मिनट की रैपिड समय सीमा बिना इंक्रीमेंट के थी, जिसमें खिलाड़ी क्वालिफाइंग ग्रुप और नॉकआउट चरणों से आगे बढ़े। कार्लसन ने 2025 के उद्घाटन ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप चेस खिताब भी जीता था, जिससे उन्होंने फाइनल में अलीरेजा फिरोजजा को हराया था। उनकी 2026 की जीत ने उन्हें EWC चेस खिताब 2 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बना दिया है। यहाँ से जो प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2026 चेस खिताब किसने जीता, तो मैग्नस कार्लसन ने। देखिए, अभी तक 2 ही बार ये स्पोर्ट हुआ है और दोनों बार के जो विजेता खिलाड़ी हैं उनका नाम मैग्नस कार्लसन है। किस देश के हैं, तो नॉर्वे के हैं। तो ये आपको याद रखना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। RBI के एक नए अपडेट को जानना भी जरूरी है। RBI ने नए लोन वसूली नियम लागू किए हैं। 2027 से उधारकर्ताओं को मजबूत सुरक्षा। जी हाँ, पूरी खबर क्या है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन वसूली प्रथाओं को विनियमित करने और उधारकर्ताओं को उत्पीड़न, गोपनीयता उल्लंघन और अनुचित वसूली तरीकों से बचाने के लिए नए नियम पेश किए हैं। ये नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। मुख्य बिंदु इसके संदर्भ में जो हमें पता होना चाहिए, तो पहला है कि वसूली कॉल एजेंट आमतौर पर उधारकर्ताओं से केवल सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, भौतिक रूप से मिलना, यानी पहली वसूली यात्रा से पहले कम से कम 1 दिन पूर्व नोटिस आवश्यक है। कोई उत्पीड़न नहीं, मिस, धमकियाँ, अपमानजनक भाषा, सार्वजनिक अपमान और उधारकर्ताओं को शर्मिंदा करने के लिए रिश्तेदारों या सहकर्मियों से संपर्क करना प्रतिबंधित है। इतना नहीं, ऋणदाता की भी यहाँ पे जिम्मेदारी है कि बैंक और अन्य विनियमित संस्थाएं अपने वसूली एजेंटों के आचरण के लिए जिम्मेदार रहेंगी। कॉल रिकॉर्ड, वसूली संबंधित संचार रिकॉर्ड को 6 महीने तक संरक्षित रखना होगा। डिवाइस लॉकिंग, वित्त पोषित उपकरणों की रिमोट लॉकिंग सुरक्षा उपायों के अधीन होगी और इसका मनमाने ढंग से उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त डेटा सुरक्षा की भी बात की है। वसूली प्रौद्योगिकी संपर्क, संदेश, फोटो या कॉल लॉग जैसे संवेदनशील जानकारी तक पहुंच नहीं सकती हैं और मुआवजा का भी यहाँ पे प्रावधान किया गया है। गलत डिवाइस प्रतिबंध के लिए 250 प्रति घंटे का मुआवजा दे हो सकता है। यहाँ से जो प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि RBI के नए लोन वसूली नियम कब से लागू होंगे, तो साथियों ये लागू होंगे 1 जनवरी 2027 से। सेबी ने ऋण प्रतिभूतियों के लिए क्रेडिट रिस्क ओमीटर का प्रस्ताव रखा। निवेशकों को जोखिम आकलन में इससे मदद मिलेगी। जी हाँ, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने ऋण प्रतिभूतियों के लिए एक रंग कोडित क्रेडिट रिस्क ओमीटर पेश करने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव विशेष रूप से खुदरा निवेशकों के लिए बांड और अन्य ऋण उपकरणों के क्रेडिट डिफॉल्ट जोखिम को समझना आसान बनाने के लक्ष्य रखता है। क्रेडिट रिस्क ओमीटर क्या है, तो हमें यहाँ पता होना चाहिए कि यह एक दृश्य जोखिम संकेतक होगा जो म्यूचुअल फंड के लिए उपयोग किए जाने वाले रिस्क ओमीटर के समान होगा। प्रस्ताव के तहत AAA से D तक की मौजूद क्रेडिट रेटिंग को 6 रंग कोडित जोखिम श्रेणियों में मैप किया जा सकता है। इससे निवेशकों को जटिल रेटिंग प्रतीकों को समझे बिना सापेक्ष क्रेडिट जोखिम को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही यह महत्वपूर्ण क्यों है, तो हमें पता होना चाहिए कि यह प्रस्ताव कॉर्पोरेट बॉन्ड या ऋण बाजार को अधिक पारदर्शी और निवेशक अनुकूल बनाने का लक्ष्य रखता है। खुदरा निवेशकों के लिए तकनीकी क्रेडिट रेटिंग प्रतीकों पर निर्भर रहने के बजाय डिफॉल्ट की संभावना के आधार पर बॉन्ड की तुलना करना आसान हो जाएगा। यहाँ से जो प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि ऋण प्रतिभूतियों के लिए क्रेडिट रिस्क ओमीटर का प्रस्ताव किस विनियामक ने रखा है, तो इसका उत्तर होगा सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने। अगली खबर में कीर्ति चक्र विजेता मेजर जनरल सुनील कुमार रजदान का 71 वर्ष की आयु में हुआ निधन। जी हाँ, कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित और भारतीय सेना के पहले व्हील चेयर ब्राउन जनरल मेजर जनरल सुनील कुमार रजदान सेवानिवृत्त का 13 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 71 वर्ष के थे। मेजर जनरल सुनील रजदान कौन थे, अगर ये हम जानना चाहें तो मेजर जनरल रजदान 7वीं बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट से संबंधित थे।
वे 1994 में जम्मू और कश्मीर में एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के दौरान अपने असाधारण साहस के लिए प्रसिद्ध हुए। 1994 में तब लेफ्टिनेंट कर्नल रजदान ने लश्कर तैयबा के आतंकियों द्वारा होस्टेज बनाई गई युवा महिलाओं को बचाने के लिए एक ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। ऑपरेशन के दौरान उन्होंने 2 आतंकियों को खत्म कर दिया और होस्टेज की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने में मदद की। उन्हें कई गोली के घाव लगे जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी गंभीर रूप से घायल हो गई और वे कमर के नीचे से लकवाग्रस्त हो गए थे। अपनी विकलांगता के बावजूद उन्होंने अपने सैन्य करियर को जारी रखा और रैंक से ऊपर चढ़कर मेजर जनरल बने। साथ ही उनकी इस उपलब्धि ने उन्हें भारतीय सेना का पहला व्हील चेयर बाउंड जनरल बना दिया था। यहाँ से जो प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि मेजर जनरल सुनील कुमार रजदान कौन थे, तो एक सज्जित भारतीय सेनाधिकारी और कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता जो सेना के पहले व्हील चेयर बाउंड जनरल बने। ड्राफ्ट शांति नियम 2026 सरकार ने परमाणु संचालकों के लिए देयता और बीमा ढांचा प्रस्तावित किया। जी हाँ, भारत सरकार ने 14 अगस्त 2026 को परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा ड्राफ्ट शांति नियम 2026 जारी किए हैं, जो परमाणु संचालकों के लिए नागरिक देयता, बीमा और वित्तीय सुरक्षा का एक विस्तृत ढांचा प्रस्तावित करते हैं। इसमें जो मुख्य प्रावधान किए गए उसमें पहला है कि सख्त नो फॉल्ट देयता, यानी परमाणु संयंत्रों के संचालक किसी भी परमाणु नुकसान के लिए सख्त और नो फॉल्ट देयता के आधार पर जिम्मेदार होंगे। यह देयता परमाणु सामग्री के परिवहन के दौरान होने वाले नुकसान को भी कवर करेगी। दूसरा, बीमा और वित्तीय सुरक्षा अनिवार्य। इसके अंतर्गत नियम 77 के तहत संचालकों को बीमा पॉलिसी, वित्तीय सुरक्षा दोनों का संयोजन लेना होगा। इतना नहीं, वित्तीय सुरक्षा को तब तक वैध रहना होगा जब तक कि रिएक्टर कोर से निकाले गए सभी खर्च हुए ईंधन को भंडारण पूल से हटा नहीं दिया जाता। यदि शेयर, बॉन्ड या अन्य वित्तीय साधनों का उपयोग किया जाता है तो उन्हें केंद्र सरकार के पास गिरवी रखना होगा और 1:1.33 का सुरक्षा मार्जिन बनाए रखना होगा। यहाँ से जो प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि शांति का क्या अर्थ है, तो शांति यानी भारत को परिवर्तित करने के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और उन्नति, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस खबर में चलिए समझते हैं कि सेस यानी उपकर क्या है, सरकारें कल्याण और विकास के लिए विशेष कर का उपयोग कैसे करती हैं। लेकिन ये सबसे पहले देख लेते हैं खबर चर्चा में क्यों है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का विडो एंड ऑर्फन सेस यानी विधवा और अनाथ उपकर लगाए हैं। इससे प्राप्त राशि का उपयोग विधवाओं और अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए किया जाएगा। यह उपकर 11 अगस्त 2026 से लागू हुआ है। तो अब हम समझ लेते हैं कि सेस क्या है यानी उपकर क्या है। तो सेस यानी उपकर किसी विशेष और निर्धारित उद्देश्य के लिए लगाया जाने वाला कर है। सामान्य कर से प्राप्त राजस्व का उपयोग सरकार विभिन्न कार्यों में कर सकती है, जबकि उपकर से प्राप्त राशि किसी विशेष उद्देश्य जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क या श्रमिक कल्याण के लिए निर्धारित होती है। इसे कई बार टैक्स ऑन टैक्स भी कहा जाता है, खासकर तब जब इसे किसी मौजूदा करदेयता पर लगाया जाता है। हालांकि हर उपकर इसी तरीके से नहीं लगाया जाता है। कुछ उपकर सीधे ईंधन, निर्माण लागत या विशेष लेन देन पर भी लगाए जाते हैं। टेबल के रूप में अगर समझें तो देखिए जो उद्देश्य है इसका सामान्य सरकारी व्यय है। मतलब देखिए हम यहाँ पे अंदर समझ लेते हैं कि टैक्स और सेस यानी उपकर में क्या अंतर है। तो उद्देश्य की बात करें जो टैक्स है सामान्य सरकारी व्यय है, जबकि सेस विशेष उद्देश्य से लगाया जाता है। उपयोग की बात करें तो विभिन्न सरकारी कार्यों में टैक्स का उपयोग होता है, जबकि सेस का उपयोग निर्धारित योजना कार्यक्रम में होता है। उदाहरण के रूप में टैक्स जैसे कि आपका इनकम टैक्स, जीएसटी है, और उपकर यानी सेस जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, BOCW सेस, ये सारे हैं। प्रकृति की अगर बात करें तो जो टैक्स है यानी कर वो सामान्य राजस्व है, जबकि सेस यानी उपकर उद्देश्य से विशिष्ट राजस्व होते हैं। यहाँ से जो प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि सेस यानी उपकर क्या है, तो किसी विशेष और निर्धारित उद्देश्य के लिए लगाया जाने वाला कर है। ये दीर्घकालिक बैंकिंग सुधारों के लिए सरकार गठित करेगी उच्च स्तरीय बैंकिंग समिति। जी हाँ, केंद्र सरकार यूनियन बजट 2026-27 में घोषित हाई लेवल कमिटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत का गठन करने जा रही है। यह समिति भारत के बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करेगी और 2047 तक भारत की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि के लिए सुधारों का सुझाव देगी। समिति किन किन मुद्दों की समीक्षा करने वाली है, तो हमें पता होना चाहिए कि बैंकिंग क्षेत्र का एकीकरण, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के भविष्य पर विचार, बैंकों की कार्यकुशलता और संचालन में सुधार के लिए प्रशासनिक सुधार, डिजिटल बदलाव और नई तकनीकों को अपनाना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और बैंकिंग सेवाओं का विस्तार, आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए ऋण और जमा में वृद्धि, भारतीय बैंकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाना और वित्तीय स्थिरता एवं उपभोक्ता संरक्षण को बनाए रखते हुए बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना। साथियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत क्यों है,
तो हालांकि समिति के दायरे में पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्षेत्र के बैंक शामिल होने की उम्मीद है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर अधिक ध्यान दिए जाने की संभावना है। समिति छोटे बैंकों के एकीकरण, उनकी क्षमता, कार्यक्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने जैसे मुद्दों पर विचार कर सकती है। यहाँ से जो प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि समिति के कार्यक्षेत्र के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है, तो साथियों इसका उत्तर होगा वित्तीय सेवा विभाग। ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। आप इन सभी करंट अफेयर्स को हेडलाइन के रूप में हम रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। तो आज के करंट अफेयर्स हेडलाइन में शामिल हैं। भारत नई दिल्ली में आयोजित करेगा 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 डॉक्टर जितेंद्र सिंह 15 सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को करेंगे सम्मानित। छोटे करदाताओं के लिए CBDT की फास्ट DS 2026 योजना लागू। मैक्सन कार्लसन ने दूसरी बार लगातार जीता स्पोर्ट वर्ल्ड कप चेस खिताब। RBI ने नए लोन वसूली नियम लागू किए। 2027 से उधारकर्ताओं को मजबूत सुरक्षा। सेबी ने ऋण प्रतिभूतियों के लिए क्रेडिट रिस्क ओमीटर का प्रस्ताव रखा। निवेशकों को जोखिम आकलन में मदद मिलेगी। कीट चक्र विजेता मेजर जनरल सुनील कुमार रजदान का 71 वर्ष की आयु में हुआ निधन। और ड्राफ्ट शांति नियम 2026 सरकार ने परमाणु संयंत्र संचालकों के लिए देयता और बीमा ढांचा प्रस्तावित किया। से सैन्य उपकर समझे, सरकारें कल्याण और विकास के लिए विशेष कर का उपयोग कैसे करती हैं। दीर्घकालिक बैंकिंग सुधारों के लिए सरकार गठित करेगी उच्च स्तरीय बैंकिंग समिति। तो साथियों ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। आप सभी का आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सार्थक क्लासेस को नहीं सब्सक्राइब किया तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक के साथ ही साथ अपने साथियों के साथ भी शेयर करते चलें। सभी न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत आभार जिनके सौजन्य से आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का वीडियो हम अपने दर्शकों के लिए ला पाए हैं। एक छोटा सा अपडेट आप लोगों के लिए कि अगर आप उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन के अंतर्गत TGT PGT या असिस्टेंट प्रोफेसर के GK पार्ट की तैयारी सार्थक क्लासेस के साथ करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।